यात्रियों के नज़रिए से इसका चौथा भाग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हमने 3 यात्रियों के बारे में और तीसरा इब्न बतूता। अब तक हमने इन तीनों के बारे में इनका क्या क्या नज़रिया था उन सब के बारे में पढ़ा, इनके खुद के बारे में, ये कहाँ से आए थे और इन्होंने किस तरह की भारत के अंदर जो व्यवस्था देखी उन सब के बारे में और किस समय के अंतर्गत आए थे। तो अब तक हमने इन तीनों यात्रियों के बारे में पढ़ा कि इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, या इनमें से इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत प्रसिद्ध है तो अपने इसका यात्रा वृत्तांत पढ़ा। आज हम इन तीनों यात्रियों ने जो जो यहाँ पर प्रमुख रूप से चीज़ें देखी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमने अल-बरूनी के बारे में। आज हम अल-बरूनी ने यहाँ पर जो मुगल शासन के अंतर्गत जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या देखा और क्या उसने अपनी पुस्तक में लिखा। आप सबको पता होगा कि इसने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी थी, उसके यात्रा वृत्तांत को रेला कहा जाता था। फ्रांसवा बर्नियर ने कौन सी पुस्तक लिखी, इन सब सवालों के बारे में हम पहले इनके उत्तर देख चुके हैं या इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम अल-बरूनी की वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसकी वर्ण व्यवस्था प्रमुख रूप से मुगल शासन में कैसी देखी थी, तो इसने कौन सी लिखी। तो इसने सबसे पहले जो चीज़ लिखी कि मुगल शासन के अंतर्गत या भारत के अंतर्गत जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत उसने लिखा है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति सिर से, किसके सिर से, ब्रह्मा के सिर से, ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से हुई और शरीर का सबसे ऊपर वाला भाग सिर माना जाता है या हम सिर है। तो ब्राह्मण जाति हम यहाँ पर सबसे ऊंची मानी जाती थी, यानी जो ऊपर से हुआ है तो उसे ऊपर से प्रमुख माना जाता था। दूसरा क्षत्रिय, जो कि ब्रह्मा के कंधों से और हाथों से उत्पन्न हुए। कंधे व हाथों से उत्पन्न होने से इनको ब्राह्मणों से ज़्यादा नीचा नहीं माना जाता था। तीसरा वैश्य जाति ब्रह्मा के जंघाओं से उत्पन्न हुई और शूद्र जाति ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्राह्मणों को प्रमुख दर्जा, क्षत्रिय उनके बाद, वैश्य उनके बाद और शूद्र उनके बाद, जिस तरीके से ब्रह्मा जी के सिर, कंधे, हाथों, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुई। तो जो वर्ण व्यवस्था का विवरण था जो अल-बरूनी ने हमारे यहाँ पर देखा वो इस तरीके से उसने लिखा। उसने इसके साथ में एक चीज़ ये भी कही कि वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था केवल भारत के अंतर्गत ही नहीं थी, सब जगह पर थी। यूरोप के अंतर्गत भी थी, फारस के अंतर्गत भी थी। तो फारस के अंतर्गत जो वर्ग थे वो थे घुड़सवार और शासक वर्ग, जो ऊपर माने जाते थे सबसे, फिर भिक्षु, अनुष्ठान करने वाले या पुरोहित, उसके बाद खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर एक सीक्वेंस में एक लाइन से ऊपर से नीचे जैसे चलती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी घुड़सवार और शासक वर्ग जो था सबसे ऊपर माना जाता था। उसके बाद भिक्षु, अनुष्ठानिक और पुरोहित माने जाते थे। उसके बाद में खगोल शास्त्री, वैज्ञानिक और चिकित्सक माने जाते थे। और सबसे नीचे कृषक एवं शिल्पकार माने जाते थे। तो अल-बरूनी का कहना था कि वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था पूरे विश्व के अंतर्गत थी, यूरोप में भी थी और भारत में जो थी उसने जो देखी वह चीज़ उसने यहाँ पर बताई। ये थी अल-बरूनी। दूसरा अपन ने
फ्रांसवा बर्नियर पढ़ा था, जो कि ये आए थे एक अलबरूनी 14वीं शताब्दी में, इब्न बतूता 15वीं में और फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में यहाँ पर आया था। तो फ्रांसवा बर्नियर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि फ्रांसवा बर्नियर ने जो जो चीज़ देखी उन सब चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। उसने हर चीज़ जो भारत में देखी उसकी तुलना यूरोप या फ्रांस से की, क्योंकि ये फ्रांस से आया था, ये तंजीर से और इब्न बतूता मोरक्को से। तो इस तरीके से उसने सारी की सारी तुलना यूरोप से, प्रमुख रूप से फ्रांस से की थी। तो पहले भी उसने अपन पढ़ चुके हैं कि भूमि के स्वामित्व के प्रश्न पर बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि यहाँ पर भूमि का मालिक किसान स्वयं नहीं होता है, बल्कि सारी की सारी जो उपज होती है उसका भाग, कुछ भाग किसान रख के बाकी का भाग राजा को दे देता है, तो कृषि का भी विनाश होता है। तो इस तरीके से फ्रांसवा बर्नियर के बारे में अपन पहले ये चीज़ पढ़ चुके हैं। सेकंड, उसने शिल्पकारों के बारे में क्या कहा, अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो उत्पादन होते थे उन उत्पादनों को प्रोत्साहन नहीं मिलता था। शिल्पकारों के पास उत्पाद को बेहतर बनाने का, मुनाफे का अधिग्रहण सरकार के पास था। मुनाफे का अधिग्रहण सरकार के पास था। सरकार तो थी नहीं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, यहाँ पर सरकार राजा था। तो मुनाफे का अधिग्रहण, जो भी शिल्पकार उत्पादन करते थे उस उत्पादन के अंतर्गत जो फायदा होता था वह सारा का सारा फायदा सरकार के पास, सरकार जो थी वो राजा था या सम्राट था उसके पास चला जाता था। तो इस तरीके से शिल्पकारों को उत्पादन को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। जब सारा का सारा भाग सरकार या राजा के पास चला जाए, ऑब्वियसली बर्नियर का कहना था कि इससे उत्पादन पतन की तरफ उन्मुख हुआ। शिल्पकारों का उत्पादन जो था या जो उत्पाद था वह पतन की ओर उन्मुख हुआ या पतन की ओर अग्रसर था। उसके बाद उसने बताया बहुमूल्य धातुएं भारत से बाहर से आती थी। सोने हम यहाँ से बाहर भेजते थे। उसने, फ्रांसवा बर्नियर ने ये कहा कि भारत के अंतर्गत 15% भाग नगरों में रहता था। 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं अपन, पहले भी पढ़ चुके हैं कि 17वीं शताब्दी के अंतर्गत ही आया था। तो हमारे नगरों, सब जगह उसने यूरोप, फिर भी उसने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मान सकते हैं इसको कि फ्रांसवा बर्नियर ने शहरों को क्या कहा या किसकी संज्ञा दी, शिविर नगर की। अब ये शिविर राजकीय शिविर पर निर्भर रहते थे। किस तरीके से, जैसे दिल्ली है, दिल्ली के पास एक शहर बसा हुआ है और उस शहर, वह जो शहर बसा हुआ है उसके पास में हमारी राजधानी है दिल्ली। तो इस शहर को दिल्ली का प्रश्रय मिल जाता था, यानी यहाँ पर उत्पादन के लिए या यहाँ पर उन्नति के सारे साधन थे। दिल्ली का प्रश्रय इस शिविर नगर को। लेकिन जैसे ही यह राजधानी यहाँ से हटकर किसी दूसरे स्थान पर चली गई तो इस शहर का विकास होना बंद हो जाता। इस प्रकार से उसने बताया कि एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई कि हमारे यहाँ पर यूरोप से जो उन्नति थी काफ़ी कम थी। ये थे अलबरूनी और फ्रांसवा बर्नियर के हमारे बारे में विचार। तीसरा, इब्न बतूता। इब्न बतूता 15वीं शताब्दी के अंतर्गत हमारे यहाँ पर आया। इब्न बतूता ने क्या बताया कि यहाँ पर महिलाएं दासियां, सती और श्रमिक होते थे।
इब्न बतूता जब यहाँ पर आया था, हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मुगल सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक था। तो जिस समय उसने यहाँ पर ये चीज़ देखी, किस तरीके से, जैसे हमारे यहाँ पर गाजर टमाटर बिकते हैं, इसी तरीके से दास दासियाँ बिकते थे और कई जगह पर इन दास दासियों को भेंट स्वरूप भी दिया जाता था। कई बार हम कोई वस्तु भेंट देते हैं, देखते हैं अपन किसी चीज को भेंट स्वरूप दिया जाता, तो यहाँ पर दास दासियाँ भेंट स्वरूप दिए जाते थे। क्या देते थे बेटा? दास दासियाँ। देखिए आप, कितनी बड़ी बात है, और किस तरीके से ये सब्जियों की भांति बिकते थे। उसके बाद जब इब्न बतूता यहाँ पर आया तो उसने भी भेंट स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक को उसके बाद उसने लिखा है कि यहाँ पर सुल्तान की सेवा के अंतर्गत भी दासियाँ रखी जाती थी। अगर आप लोगों ने पुराने ज़माने के बारे में सुना हो तो वास्तव में सम्राट की सेवा में या सुल्तान की सेवा में दास दासियाँ होती थी। और सुल्तान की सेवा में कौन सी दास दासियाँ होती थी? जो कि गायन और नृत्य में निपुण होती थी, जो अच्छा गाती थी, अच्छा डांस करती थी, उन्हें सुल्तान की सेवा में रखा जाता था। एक ये दूसरी दासियाँ अमीरों पर नजर रखने के लिए, कैसे? सम्राट अपने पास से कुछ दासियाँ अमीरों के घर पर रख देते थे और ये अमीरों पर नजर रखती थी, उनकी जो क्रियाएं होती थी उन सब की जानकारी वह सम्राट को देती थी। फिर है घरेलू श्रम। घरेलू श्रम यानी घर के कार्यों के लिए भी दास दासियां रखी जाती थी। आप समझ लें, ऊपर अपन एक लाइन में देख चुके हैं, गाजर टमाटर की भांति अगर दास दासियाँ मिलते थे तो सामान्यतः बहुत गरीब होते थे, उनके पास भी एक दो दासी हो जाती थी, क्योंकि दास दासियों की कीमत बहुत ही कम होती थी। तो इस तरीके से इब्न बतूता ने अपने पुस्तक के अंतर्गत इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। सती प्रथा के बारे में बताया है, महिलाएं दास दासियाँ श्रमिकों के बारे में बताया है। तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। इसके अंतर्गत हमारे प्रमुख रूप से भेंट किन किन चीज़ों की दी जाती थी, या दासियाँ अमीरों पर नज़र रखने के लिए रखी जाती थी और घरेलू श्रम के लिए रखी जाती थी। तो महिलाएं दासियाँ और सती प्रथा के बारे में या श्रमिकों के बारे में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। और फ्रांसवा बर्नियर ने किस तरीके से उत्पादन के बारे में बताया और अल-बरूनी ने किस प्रकार से हमारी वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया। तो ये तो थी इन तीनों की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पर देखिए, फ्रांसवा बर्नियर ने जब सारी चीज़ों की तुलनाएं की तो इस तुलना के अंतर्गत उसने एक चीज़ और बताई कि उसने यहाँ पर सती प्रथा के बारे में एक चीज़ देखी। ये आपके, इसे आप इम्पोर्टेंट के अंतर्गत लिख दें, फ्रांसवा बर्नियर की सती प्रथा के बारे में क्या विचार था। फ्रांसवा बर्नियर लिखते हैं कि यहाँ पर किसी लड़की का पति मर जाता तो ज़्यादातर तो लड़कियां पति के साथ सती हो जाती थी, लेकिन वो अपना वाकया या उसने जो चीज़ देखी थी उसको लिखा है कि उसने एक जगह पर देखा, एक लाहौर के अंतर्गत, आप ये मत सोचना लाहौर पहले भारत के अंतर्गत था, तो लाहौर के अंतर्गत उसने देखा कि एक 12 साल की लड़की जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और वह पति के साथ मरना नहीं चाहती थी, 12 वर्ष की विधवा, बहुत ही खूबसूरत, और उसे जबरदस्ती पकड़ के ले जाया गया और उसे 3 ब्राह्मण
और एक स्त्री चारों मिलकर पकड़ के ले गए। बच्ची चिल्ला रही थी, बच्ची रो रही थी कि उसे ना मारा जाए और वह बुरी तरह से रो रही थी। उसके अंदर जीने की इच्छा थी, लेकिन फिर भी पति के साथ उस लड़की को लकड़ियों की चिता बनाकर उस पर लेटाकर उसे जला दिया गया और वह इस व्यवस्था को देखता गया। तो हम ये सोचते हैं कि जो व्यवस्था हमें सुनने पर भी ऐसा शरीर के अंदर अजीब सा हो जाता है, तो यह अपनी वर्ण व्यवस्था आज पूरा हो चुका है। बच्चों इसे पढ़ें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कितना टाइम हुआ सर?